नमस्कार, विज्ञान जगत के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान जगत में आज हम दो बहुत ही दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे जो ना सिर्फ आजकल सुर्खियों में हैं पर उनका इस्तेमाल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दो विषय हैं रेयर अर्थ मेटल्स और बेस यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। रेयर अर्थ मेटल्स जिनको हम आजकल मॉडर्न इंडस्ट्री के विटामिन्स के तौर पे जानते हैं, बहुत ही क्रिटिकल मेटल्स होते हैं। यूं तो इनका इस्तेमाल बहुत ही थोड़ी मात्रा में किया जाता है, लेकिन इनके इस्तेमाल के बिना बहुत सारे हाईटेक प्रोसेसेस जो हैं वो पूरे ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि आजकल के एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण इनके बिना लगभग नामुमकिन है। दूसरा विषय है बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स। आजकल की ज़िंदगी में हम एक टाइम पर लगातार एक से ज़्यादा गैजेट्स के साथ जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जीवन शैली बहुत हद तक एनर्जी इंटेंसिव हो गई है। ऑल्सो भारत विश्व के सबसे बड़े सोलर एनर्जी उत्पादक देशों में से एक है और इस सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी बड़े स्तर पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स की आवश्यकता है। और अगर हम बात करें आज की एनर्जी यूजेज की और उसकी डिमांड की, उसके हिसाब से ऑन डिमांड अनइंटरप्टेड एनर्जी यानी लगातार मिलते रहने वाली एनर्जी की उपलब्धता बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। इसका सवाल लगातार उभरता है, तो इसका जवाब भी बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स हो सकते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों पर इन सिस्टम्स पर बहुत क्रांतिकारी इनोवेशंस हुई हैं। अब ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स क्या हैं और ये हमारे रेयर अर्थ मेटल्स क्या हैं, इनके बारे में बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर एकेडमिशियन और बैटरी एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर नवप्रीत कंबोज। नमस्कार। सबसे पहले हमारे जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके बारे में बात करना चाहेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है कि ये जो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये क्या हैं? रेयर अर्थ मेटल से सबसे बड़ा कंफ्यूजन सबसे पहले यही आता है कि रेयर हम बोल देते हैं तो मतलब शायद ये कम मात्रा में मिलते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, जबकि ऐसा नहीं है। इनको रेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये शुद्ध रूप से प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में। ये किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी मेटल के साथ, किसी और मिनरल के साथ ये कंबाइन होकर एक मिनरल फॉर्म बनाते हैं, जिसको हम और भी बोलते हैं। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो अयस्क बोला जाता है। तो ये एक सीरीज़ होती है जिसमें हमारे लैंथेनाइट्स की सीरीज़ होगी, जिसमें हमारे 15 मेटल्स हैं, जैसे लैंथेनम, सीरियम, टर्बियम, प्रोसोडियम, गैडोलियम। इस तरीके से 15 मेटल्स ये रहेंगे। उसके साथ 2 और एडिशन होता है इट्रियम और स्कैडियम का। तो ये पूरी सीरीज़ को हम रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो ये हमारे प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये किसी ना किसी रूप में मिलेंगे आपको अर्थ क्रस्ट में। तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि काफ़ी टेडियस प्रोसेस रहता है। उसमें बहुत एक टफ केमिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और ये डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। तो और ये हमारी अभी बहुत सारी यूजेस में भी है क्योंकि इनकी बहुत प्रॉपर्टीज़ है। जी, मैं वही पूछना चाह रही थी, बिकॉज ये आम मेटल्स से डिफरेंट हैं। रेयर इसलिए नहीं है कि है नहीं है, रेयर इसलिए हैं क्योंकि ये बेयर फॉर्म में नहीं मिलती, इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी जो बाकियों से इन्हें डिफरेंट करती हैं? बहुत सारी हैं, बिकॉज जैसे हमारा नियोडियम है, इसमें एक मेटल है जो कि बहुत उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, वो बहुत पावरफुल होता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक में ये स्पीकर्स हैं, मोटर हैं, पंखे हैं और विंड जो टर्बाइंस हैं, उसमें हम नियोडियम का यूज़ करते हैं। और बहुत सारे एज अ कैटालिस्ट इनको यूज़ किया जाता है। कैटालिस्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारी जितनी केमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, बट उस केमिकल प्रोसेस को एक्सटेंड करते हैं, उसको बहुत उत्तेजित कर देते हैं। तो जैसे लैंथेनम है, सीरियम है, पेट्रोल की प्योरीफाई करने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स का। और हमारे जो स्पेक्स होते हैं डिफरेंट कलर शेड्स में आते हैं, उनके लिए भी हमारा जो प्रोसोडियम्स रहता है, प्रोसोडियम हमारे डिफरेंट शेड्स ऑफ स्पेक्स में यूज़ किया जाता है। ऐसे और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे हमारे टेली कम्युनिकेशंस हैं दूरसंचार विभाग के अंदर, तो उसमें हमारी जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसमें इरोबियम यूज़ किया जाता है। और इसमें बहुत सारे मेटल हैं जो इल्यूमिनेटेड भी होते हैं, मींस वो खुद प्रकाश देते हैं। तो आप शाइनिंग स्टार भी बोल सकते हो उनको।
तो जैसे हमारे इरोबियम है, ये उनमें से कैटेगराइज है। सीरियम जो है कांच, जो हमारे ग्लास पॉलिशिंग में हम यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे इनकी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से हम इनको, ये बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हो गए हैं और बहुत सारे इनकी हमारे यूजेस भी हैं इन हमारी डिफरेंट एराज के अंदर। जी, तो ये मेटल्स अगर हम बेसिकली बात करें तो कहाँ पाए जाते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं? इनकी बेसिकली 3 फॉर्म्स रहती हैं। जैसे एक हमारी है बेस्टरनाइट फॉर्म है, दूसरी मोनाजाइट है, तीसरी जेनोटाइम है। तो जो फर्स्ट अगर हम बात करें, और ये हमारे कहाँ कहाँ भी मिलते हैं, ये भी एक मेजर कंसर्न है हमारा। सो इसका जो मेजर उत्पादक है वो चाइना है इनका। चाइना के बाद यूएस के अंदर है, कैलिफोर्निया में, एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, एक लाइनस कंपनी है जो इसकी मेजर उत्पादक है। और हमारे भारत के अंदर भी जो मोनाजाइट की जो कैटेगरी है वो हमारे भारत में मिलती है। उसके जो रीजन है केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये मेजर ओरिजिन है, और ओडिशा। तो वहाँ पे जो हमारे समुद्री तटों पे जो रेत होती है, वहाँ पर जो मिनरल्स रहते हैं वो मोनाजाइट के होते हैं। अब ये फॉर्म क्या होती है, बेसिकली ये नाम थोड़े से सुनने में डिफिकल्ट लगते हैं। अब जैसे हम सोडियम बोलते हैं, सोडियम का रिप्रेजेंटेशन हमारा Na होता है। अगर मैं नमक की बात करूँ तो NaCl बोलते हैं। ऐसे ही हमारे जो बेस्टरनाइट है, बेस्टरनाइट्स हैं, ये भी हमारे फ्लोरोकार्बोनेट्स की फॉर्म में रहते हैं। तो इसमें रेयर अर्थ मेटल कौन कौन से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? लैंथेनम, सीरियम, इट्रियम, नियोडियम। सो ये हम बेस्टरनाइट से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेजर जो इसका ओरिजिन है वो चाइना और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है। हमारे इंडिया में ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। और जो सेकंड कैटेगरी है मोनाजाइट की, तो मोनाजाइट जो होते हैं उसमें एक और मटेरियल है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, दैट इज थोरियम। तो रेयर अर्थ मेटल तो हम उसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस थोरियम भी एक्सट्रैक्शन होती है जो कि रेडियो एक्टिव। और हमारे बहुत सारे रेडियो एक्टिव हम इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण, हम रेडियोधर्मी उपकरण हम जो लोग यूज़ करते हैं हमारी मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए भी, वो वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट किया जाता है थोरियम। तो थोरियम के साथ और कौन से? लैंथेनम, सीरियम, इट्रियम। ये किस फॉर्म में है? फॉस्फेट की फॉर्म में। तो रेयर अर्थ मेटल हम मोनाजाइट, और ये हमारे केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में है, कोस्टल एरियाज, हाँ वहाँ पर है। और इसके अलावा ब्राज़ील, वियतनाम, श्रीलंका, यहाँ पर ये मिलता है। और जो हमारी जो थर्ड कैटेगरी है जीनोटाइम की, जीनोटाइम में हमारा जो रेयर अर्थ मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो है हमारे सीरियम, और एक है हमारा डिस्प्रोडियम। सो डिस्प्रोडियम जो है ये हमारे एक्चुअली शाइनिंग रहते हैं, तो हमारे जितनी भी LED लेजर्स हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो मेन ओरिजिन है ब्राज़ील, मलेशिया, ये कंट्रीज़ हैं। ऑलराइट, तो ये एक तरह से हमने इनके यूजेस वैसे तो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं। फिर भी अगर हम कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ और फील्ड्स हैं जिनमें ये मेटल्स यूज़ होते हैं, और इनकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मॉडर्न डे इंडस्ट्री में ये इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं? देखिए, सबसे पहला जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, टच स्क्रीन्स हैं हमारी, और लैपटॉप्स हैं, इसकी जो डिस्प्लेज हैं हमारी, वहाँ ये रेयर अर्थ मेटल्स यूज़ होते हैं। बिकॉज शाइनिंग, मैंने आपको जैसे बोला कि ग्लास पॉलिशिंग करते हैं, हाँ ये इल्यूमिनेटिंग मटेरियल्स होते हैं। एंड सेकंड, मैंने आपको नियोडियम की प्रॉपर्टी बताई थी कि मैग्नेटिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल मटेरियल है। तो हमारे स्पीकर्स, मोटर, पंखों के अंदर और ये हमारी विंड टरबाइंस के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं। थर्ड, जो हमारी मिलिट्री और डिफेंस के अंदर या हमारी मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, MRI मशीन्स के अंदर ये इनका यूज़ होता है। और हमारा जो पेट्रोल की रिफाइनरी है, मींस उसकी प्योरिफिकेशन के लिए हम लैंथेनम और सीरियम का यूज़ करते हैं, एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। और जैसे टेलीकम्युनिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि एर्बियम का हम यूज़ करते हैं इन द फाइबर ऑप्टिक्स। तो ऐसे और भी बहुत सारे एरा हैं। हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ जो हैं, बैटरीज के अंदर हम यूज़ करते हैं लैंथेनम और सीरियम को। सो उसका यूसेज थोड़ा कम है,
बट हम करते हैं, हमारी जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो बेसिकली डे टू डे लाइफ में ही इनका इम्पोर्टेंस जो है, हर एक बेसिक चीज़ ही है ये चीज़ें, हमारी LEDs हैं, हमारा ये सब है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी नोन एंड टू बी डिस्कस्ड। अभी हम बैटरीज की बात कर रहे हैं कि बैटरीज में भी इनका इस्तेमाल होता है, तो हम अब हमारा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि समझा जाए बैटरी क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किसने इन्वेंट किया। देखिए, आज बैटरी के बारे में सब कोई जानता है जी। कि बैटरी हमें चार्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये बिना तारों वाली बिजली है हमारी। तो लेकिन इसके पीछे की हमारी केमिस्ट्री किसी को नहीं पता। हम उसके अंदर जो उसकी केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जी। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो रासायनिक ऊर्जा से हम हमारी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम उसको बदल देते हैं। तो बैटरी बिना तारों वाला औजार है जी। तो इसकी जो यूसेज हैं, आप लोग लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, हमारे बच्चों के जो टॉयज़ रहते हैं, हमारे इन्वर्टर्स हैं, हम या अब हर जगह आई थिंक वी आर टोटली रिलाइड ऑन द बैटरीज नाउ डेज। तो गाड़ियाँ तक, हाँ, गाड़ियों में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आजकल हम गाड़ियों में हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम तो चाह रहे हैं कि हम शिफ्ट हो जाएं बिकॉज अभी हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट हैं और वो हमारे ख़त्म होने वाले हैं। तो 2020 2030 का तो ये डाटा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि हम इसके बाद हमें अपना रिन्यूएबल चाहिए चाहिए, तो हम अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जी। तो बेसिकली बैटरी से शुरू होते हैं, और आप बताइए कि कब शुरू हुई, कहाँ से इन्वेंट हुई, किसने इनको इन्वेंट किया, क्या एवोल्यूशन रहा बैटरीज का। देखिए, बैटरी जो है सबसे पहले 18 जो सेंचुरी थी वहाँ से स्टार्ट हुई है। सो एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट हैं अलेजेंड्रो वोल्टा। सो उन्होंने सबसे पहले केमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी बनाई थी जिसका नाम रखा था वोल्टा पाइल, जो कि सन 1800 में थी। उसके बाद 1836 में 1836 के अंदर डैनियल कॉइन सेल बनाए गए थे, डैनियल सेल बनाए गए थे जो कि प्रोफेसर डैनियल ने ही बनाए थे, जॉन डैनियल ने। एंड उसके बाद हमारे जो प्लांटे हैं, गिल्स्टन प्लांटे, एंड देन उन्होंने हमारी जो लेड एसिड बैटरी है जो इन्वर्टर्स के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, लेड एसिड बैटरी, उनकी डेवलपमेंट हुई थी 1859 में, 1859 में। और इन सब की ये डेवलपमेंट्स हुई थी एंड उसके पीछे की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो वॉल्थर नर्नेस्ट ने एक्सप्लेन की थी 1860 के बाद। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा योगदान है वॉल्थर नर्नेस्ट का। तो ये तो थी उनकी जो बेसिक डेवलपमेंट हुई है हमारी पहले। उसके बाद अभी हम लिथियम आयन बैटरी, तो सबको पता है लिथियम आयन बैटरी, उसकी डेवलपमेंट हुई जो कि 19वीं सदी में हुई है, 19th सेंचुरी में। तो 1970 में सबसे पहले प्रोफेसर स्टैनले विटिंगम हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी थी लिथियम आयन बैटरी की। एंड 1980 में प्रोफेसर जॉन बी गुडिनफ हैं, उन्होंने उसका जो एक इसके पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, तो जैसे उसका कैथोड जो मटेरियल है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड है, उसको विकसित किया था, उसको बनाया था उन्होंने प्रोफेसर जॉन बी गुडिनफ ने। एंड देन उसके बाद 1985 के अंदर अकीरो योशिनो हैं, उन्होंने प्रॉपर एक कमर्शियल लिथियम आयन बैटरी बनाई थी और 1991 में सोनी ने उसको मार्केट में लेके आए थे। तो ये बहुत टाइम बाद, ये एक का काम नहीं था एक बैटरी बनाना, तो ये एक कोलैबोरेटिव वर्क था। तो इसके लिए इन्हें 2019 में हमारे जो केमिस्ट्री उसमें है, केमिस्ट्री डिमेंशिया में कैटेगरी के अंदर उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया 2019 में इन तीनों साइंटिस्ट को। सो प्रोफेसर गुडिनफ, प्रोफेसर योशिनो एंड प्रोफेसर स्टैनले विटिंगम। सो ये इनका डेवलपमेंट, ये दे आर द पायनियर ऑफ द बैटरीज। जी। अगर हम यहाँ उस जर्नी को आज से रिलेट करें तो मॉडर्न डे जो बैटरीज हैं उनको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, लाइक डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट यूसेज? सो अगर अभी तक कैटेगरी जो रहती है, अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो बहुत चीज़ों पे बेस्ड रहती है। सो फर्स्ट तो रहता है कि हमारी उनकी डेवलपमेंट पे कि कैसे उनका निर्माण किया गया। तो जब स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम्स में क्या था कि हमारे पास नॉन रिचार्जेबल बैटरी थी, तो नॉन रिचार्जेबल जिनको हम
एक बार यूज़ किया एंड देन उसको डंप कर दिया, थ्रो कर दिया हमने, तो उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे हमारी ये कार्बन बैटरीज हैं, लिथियम जिंक कार्बन बैटरीज हैं, हमारी एल्कलाइन बैटरी है, और प्राइमरी जो लिथियम सेल्स थे, आपने बहुत सारे छोटे छोटे सेल देखे हैं AA और AAA बैटरी के, आप एक बार यूज़ कर देते हैं। हमारी जो घड़ी के सेल हैं आप यूज़ कर लेते हैं, आप उसको बाद में यूज़ नहीं कर सकते, आपको डंप करना होता है। तो ये डेवलपमेंट के बाद सेकेंडरी जो हमारी रिचार्जेबल बैटरीज की डेवलपमेंट हुई थी, जिसमें तो हमारी बहुत सारी कैटेगराइजेशंस है, जैसे लिथियम आयन बैटरीज, नाउ सेकेंडरी लिथियम आयन बैटरीज हैं, हमारे लेड एसिड बैटरी हैं, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरीज हैं, और अभी उसके भी वास्ट हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी रहती है, ये तो थी 2 रिचार्जेबल उसकी डेवलपमेंट के बेस पे। अब आती है नीड बेसिस पे। तो नीड बेसिस पे क्या होता है कि अभी तक हम लिक्विड बेस्ड जो बैटरी की डेवलपमेंट चल रही थी, तो उसके हमने बहुत सारी हमारी लिमिटेशंस थी, बहुत सारी चुनौतियां थी, तो लोग अभी सॉलिड स्टेट में भी जा रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट पॉलीमर बेस्ड बैटरी भी चल रही है, जिसको हम जैसे लिथियम पॉलीमर बैटरीज हैं, तो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बना रहे हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट का लीकेज ना हो। और अब आती है तीसरी श्रेणी जो हमारी आती है, वो आती है कैपेसिटी, क्षमता के आधार पे हम कितना उसको कैटेगराइज करते हैं। तो उसमें आती है हमारी फ्लो बैटरी आती है। फ्लो बैटरी में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड पे 2 बड़े बड़े टैंक होते हैं, जिसके अंदर हम उसकी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, और वो बहुत लंबे टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड ने अभी एक वैनेडियम का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें उन्होंने 800 से 1600 मेगावाट की एनर्जी स्टोर की है। तो कल को अगर किसी भी देश में या किसी कंट्री में वॉर सिचुएशन होती है, या कोई फ्लड सिचुएशन है, या कोई भी आपत्ति आ जाती है, तो कोई डिजास्टर आ जाता है, तो उसमें हम वो वाली एनर्जी जो स्टोर करेंगे इतने बड़े प्रोजेक्ट में, जो फ्लो बैटरीज है, तो वो हम उस टाइम पे उस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब उसके मटेरियल बेस्ड कैटेगराइज भी हम करते हैं, जैसे लिथियम के जो जितने भी मटेरियल है, जैसे लिथियम सल्फर बैटरीज हैं, एयर जिंक एयर बैटरीज हैं, बहुत सारी सेकेंडरी बैटरीज हैं रिचार्जेबल। तो नॉन रिचार्जेबल से हम रिचार्जेबल में आए, देन इलेक्ट्रोलाइट बेस में, मतलब लिक्विड से हम सॉलिड में आए, और अभी हम उसकी कैपेसिटी बेस में हम बिग डेवलपमेंट में आ रहे हैं। तो अभी और भी ये रिसर्च तो कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो ये चलती रहेगी। थिंग कि जिसके आगे बहुत सारी ऑप्शन है। सिंस हम बात कर रहे हैं कि अभी बहुत ऑप्शंस हैं, तो क्या कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं बैटरीज के लिए, और क्या आज अगर हम बात करें एनर्जी की, तो हम ग्रीन एनर्जी पर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जो आपने कहा कि फ्यूचर वही है, हम फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। तो क्या कटिंग एज टेक्नोलॉजी बैटरीज ऐसी हैं जो ग्रीन एनर्जी को स्टोर करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं और उनके लिए कारगर साबित हो सकती हैं? देखिए, अभी सोलर सिस्टम जैसे हमारे ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट में है हमारा, तो हम तो मेजर उसके, क्योंकि हमारे पास तो भर भर के सनलाइट है, तो हम लोग सोलर पैनल्स बना रहे हैं। तो जो वो अब सोलर एनर्जी क्या, वो इंटरमिटेंट है, आपने दिन में यूज़ कर लिया, अभी सनलाइट है आपने यूज़ किया, रात को क्या करेंगे? कभी रेन सीजन है, हमारा वेदर नहीं है, देन हमें कंटिन्यूएशन जो है एक हमें पावर सप्लाई चाहिए कि लगातार हमें बिजली मिलती रहे, तो उसके लिए हमें स्टोरेज तो चाहिए। तो हमें इनको हाइब्रिड करना बहुत ज़रूरी है। तो वही हमारा कटिंग एज हो जाएगा कि अब हम एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें। देखो, लिथियम आयन बैटरी ना अभी उसका एक एज पॉइंट आ रहा है, क्योंकि हमें पता है इसकी ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये मैक्सिमम पीरियड ये जाएगी, तो हमें अब उसके लिए उसको अभी हम उसको रिप्लेस करने के लिए तो कोई है नहीं, पर उसके बराबर कोई कंपेरेबल हमें कैपेसिटी दे, उतना लाइफ टाइम दे, हम ऐसी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। आपने सुना होगा सोडियम आयन बैटरीज के बारे में, सोडियम आयन बैटरीज जो है वो बीट कर रही हैं अभी लिथियम आयन बैटरी को, उसकी कैपेसिटी उसके बराबर नहीं है बट कंपेरेबल है। एक और पैरामीटर होता है एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी। जब हम एक बैटरी को इवैल्यूएट करते हैं, मेजर करते हैं ना, तो हम बहुत बड़े एक बोलते हैं कि एनर्जी डेंसिटी कितनी है, इसकी पावर डेंसिटी कितनी है, तो वहाँ से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी बैटरी हमारी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो और उसकी जो भी ड्यूरेबिलिटी होती है, कितने टाइम तक ये चलेगी। अब उसमें ना हमारा यूसेज बहुत डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बैटरी को यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम आमतौर पे हम लोगों का यूसेज ही गलत होता है।
जब भी हमें बैटरी दी जाती है तो हमें ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इसको 80% से ऊपर चार्ज मत कीजिए और 20% से नीचे डिस्चार्ज मत कीजिए, क्योंकि जो एक आई थिंक साइंटिस्ट हैं या जो एक वर्किंग लेबोरेटरी में एक जो टेक्नीशियन है वो जानते हैं कि इससे क्या होगा, पर आम जनता नहीं जानती है उसके बारे में, क्योंकि एक साइक्लिंग प्रोसेस होता है जिससे आपकी बैटरी में एक्सपेंशंस हो जाती हैं। अगर आप ये कंटिन्यूस अगर आप ऐसे ही करते जाएंगे साइक्लिंग चार्ज डिस्चार्ज, अगर आप बहुत उसको पूरी पूरी रात आपने उसको चार्ज पे छोड़ दिया और बिल्कुल वो डेड हो गया तब आपने चार्ज लगाया, एक्सपेंशंस हो जाती हैं, उसमें लिथियम की डेंड्राइट फॉर्म हो जाते हैं, स्पाइक्स खड़े हो जाते हैं, जिससे आपकी जो बैटरी है वो शॉर्ट कर जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा। आपने सुना भी होगा कि हमारी जो हम बोल देते हैं कि बैटरी फूल गई है हमारी, और बैटरी सोते सोते किसी के कान के आगे वो ब्लास्ट हो गया है। तो ये सब रीजंस हैं, हम उसको ओवर चार्ज करते हैं, हमारा यूसेज भी ठीक नहीं है। उसका दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि हम लिथियम यूज कर रहे हैं, जो कि हम टॉक्सिक भी बोलते हैं। तो अगर ये लीक कर जाता है, लिथियम अगर एटमॉस्फेयर के साथ है तो ब्लास्ट तो होगा ही होगा। जैसे सोडियम मेटल को हम नहीं रख सकते ओपन एटमॉस्फेयर, ऐसे लिथियम भी है, लिथियम को अगर आपने ओपन फॉर्म में रखा ये ब्लास्ट हो जाएगा। और उसके अंदर हमारे ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अगर वो लीक कर जाएंगे, थोड़ा सा भी अगर लीक कर गए, वो भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हो। तो बहुत सारे हेल्थ की इश्यूज है, इसीलिए अब लोग ट्रांजिट कर रहे हैं सोडियम आयन बैटरीज, पोटेशियम आयन बैटरीज, इन बैटरीज के अंदर जिंक आयन बैटरीज में, जिंक एयर बैटरीज में, जिसमें हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम चार्ज को, तो ये सब हाइब्रिड बना के हमारी जो ग्रीन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं उनके साथ कंबाइन करना चाहेंगे, ताकि हमें कंटिन्यूअस पावर सप्लाई भी रहे और सेफर भी रहे। सो ये दोनों हमारे पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी हैं, हमारे सेफ्टी भी मेजर कंसर्न है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंस हमने अब इतनी सारी कैटेगरीज की बात की है, बैटरीज की जिंक बेस्ड है, हम सोडियम आयन पे जाना चाहते हैं, हम ये चीज़ें अब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो हमारी मॉडर्न डे बैटरीज की टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये किन किन एरियाज स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं? सिंस वी आर टचिंग द स्काईज एंड हम लाइट्स में भी बहुत आगे निकल गए हैं, तो बैटरीज का इस्तेमाल तो हर चीज़ में हर जगह होता है। तो ये जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी से बैटरीज बनती हैं, तो ये स्पेस में किस कैटेगरी में कैसे यूज़ होती हैं? एक तो आई थिंक आपने ही आंसर कर दिया है कि हम सैटेलाइट्स पे भी बैटरीज हमें चाहिए, तो वो दैट शुड बी लाइट वेट, वो लाइट वेट होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा तो यही है कि, और कितने हमारा प्रोजेक्ट जो वो रहता है वो सालों भर का रहता है, तो इतनी ड्यूरेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो इतने लंबे टाइम तक उतनी एफिशिएंट भी और सस्टेन चले भी, स्टेबल भी रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये उसमें हीट होनी शुरू हो जाती है। अगर आप लंबे टाइम तक उसको साइकिलिंग करते हैं चार्ज डिस्चार्ज की, तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो वो भी ब्लास्ट हो जाता है। तो हमें ऐसी बैटरीज पे काम करना है जो ये पैरामीटर्स को इनको ब्लॉक करे, कि हमारी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाए, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाए, और वो हमें हमारे लिए सेफ़र भी रहे। तो हमें सबसे पहला तो यही है कि सैटेलाइट्स वगैरह में हमें चाहिए। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक, हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल हम बात कर रहे हैं, हाइब्रिड एनर्जी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो चल रही हैं, आपने चंडीगढ़ में भी देखा होगा कि अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं, पर वो टाइम टू टाइम क्या है, किसी न किसी स्टॉप पे उनको चार्ज करना पड़ता है। तो अगर कल को हमारी डेवलपमेंट इस तरीके से जिस हिसाब से अभी चल रही है, तो हम उसको जोड़ सकते हैं किसी भी कन्वर्टर के साथ, तो हाइब्रिड बना सकते हैं कि हम एक कन्वर्टर भी हमारा उसी में असेंबल किया जाए और एक हमारा स्टोरेज बैटरी भी की जाए, तो हमें उसको स्टॉप पे किसी प्लग के साथ नहीं चार्ज करना पड़ेगा। जैसे हम पावर बैंक्स का पावर बैंक यूज करते हैं, पावर बैंक्स को भी आपको चार्ज करना ही पड़ता है। उनको भी करना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें कंटिन्यूस चाहिए कि हम उसी के ऊपर सोलर पैनल लगा दें, रख देंगे उसको दिन में सोलर लाइट, वो चार्ज होता रहेगा, एंड देन हमें उसको कोई भी प्लग देने की जरूरत नहीं है। हाँ। जी। तो ऐसे और भी बहुत हमारी जो मेडिकल्स हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे एराज हैं। हमारे मिलिट्रीज में, एयरक्राफ्ट्स के अंदर हमें बैटरीज की रिक्वायरमेंट रहती है, और ऐसी बैटरीज जो भी बर्न ना हो, जो हीट रेजिस्टेंट हो, तो ये हमारे मेजर एस्पेक्ट्स रहते हैं। और वो हमारी नमी में भी हमारी स्टेबलाइज रहे, जब हमारा इतनी ह्यूमस होती है,
ह्यूमिडिटी का हमारा मौसम होता है, वहाँ पे भी वो स्टेबलाइज रहे। तो ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स लोग कर रहे हैं। सो यही हमारे न्यू कटिंग एज एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत सारी, हम आई थिंक हमारा तो सर्वाइवल ही नहीं होगा अगर बैटरीज नहीं होगी तो। जी, सिंस हमने हर एरिया को टच करने की कोशिश की और वी फाउंड के हर एरिया में ही बैटरी यूज़ हो रही है, डे टू डे लाइफ ले लो चाहे हमारे स्पेस प्रोजेक्ट्स ले लो। सो इन्हीं के साथ डॉक्टर साहब एक और सवाल जुड़ता है, इन बैटरीज़ को डिस्पोज भी तो करना होता है। एनवायरनमेंट के लिए ये जो एक ई वेस्ट है इसका भी एक साइड इफ़ेक्ट है। सो बैटरीज डिस्पोजल का क्या सिस्टम होता है और किस तरह से इसे मैनिपुलेट किया जाता है चीज़ को? देखिए, ये सबसे बड़ा टॉपिक है जी। हमें बैटरी यूज़ करनी आती है बट डिस्पोज करनी नहीं पता। आई थिंक हमारे में से 95% लोग हैं जिनको इसके हैजर्ड्स के बारे में पता ही नहीं है कि बैटरी क्या क्या नुकसान दे सकती है। हमारे अभी जैसे इंडिया में ही लगा लो, पंजाब में या हिमाचल में, अभी उत्तराखंड में फ्लड का सिचुएशन चल रहा है, घरों में बहुत सारी बैटरीज होंगी। अब वो सारी बैटरीज कहाँ हैं? वो सब पानी में है। वो कहाँ जाएंगी? वो जब भी वो एक्सपेंशन हो सकती है, लीकेज हो सकती है उसके अंदर, कल को वो हमारी अर्थ क्रस्ट में ही जाएंगी, सॉइल में ही आएंगी, वापस वो हमारे ह्यूमन हेल्थ पे ही इम्पेक्ट आएगा। कल को वो हमारे पानी पीने के पानी में होंगी। तो ये बहुत एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसके बहुत ज़्यादा है। अगर हम जैसे लिथियम अगर हमें एक्सपोज हो जाता है तो लिथियम से मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रेन डैमेज होने के पूरे चांसेस हैं, कोमा में जा सकते हो, बहुत ही सिवियर आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं, मतलब वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, ब्लास्ट, बहुत बड़े से बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो इनका डिस्पोज होना और इनका यूज़ कैसे किया जाए ये दोनों आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको इनको किसी भी डम में या किसी भी डस्टबिन के अंदर आपको नहीं फेंकना चाहिए। आपकी अगर कोई बैटरी है उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो चुका है, आपको अपने एरा में किसी भी कंसर्न, जो भी कमेटी बनती है, इनकी एमसीज होते हैं, उनके साथ आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा कि ये हमें डिस्पोज करनी है। तो जहाँ पर भी गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी पास कर रहे हैं कि आपको रिसाइकलिंग करनी है। आपने अगर सुना हो तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का रिसाइकलिंग कंपनीज हैं हमारे इंडिया में, ऑलमोस्ट 7 से 8 कंपनी जो स्ट्रॉन्ग है, जो इलेक्ट्रॉनिक, जो जितना भी कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो लोग बैटरी की रिसाइकलिंग पे भी काम कर रहे हैं अभी। हम भी जैसे हम लैबोरेटरी स्केल पे काम कर रहे हैं, कल को हम भी किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ के हम भी इसको एक्सटेंड करेंगे। तो वो कलेक्शन बहुत ज़रूरी है जो वेस्ट बैटरी की है। आप उनको ओपन एटमॉस्फेयर में खोल नहीं सकते हो। अगर आपने, बच्चे कभी कभी गेम्स में खोल देते हैं, वो नहीं करना है। बिकॉज मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इसमें लिथियम रहता है, इसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं, बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सो ये डिस्पोज होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग अभी रिसाइकलिंग पे काम कर रहे हैं कि ताकि हम हर इलेक्ट्रोड में से उनको हम कलेक्ट कर ले, किसी फॉर्म में हम उनको स्टोर कर ले, एंड हम दोबारा से उन्हीं को यूज़ करके किसी और एरा में या उन्हीं का यूज़ करके हम बैटरी बना के रखें। तो जैसे हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, तो वहाँ से हम कैथोड एनोड की रिसाइकलिंग करते हैं, फिर उनको बैटरी ही में ही यूज़ करते हैं। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डेवलप कर रहे हैं कि हमें सेम एच पे, सेम एफिशिएंसी के साथ हमें मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, बट अभी वो अंडर डेवलपमेंट है, बहुत स्मॉल स्केल पे है। तो बट ये यूज़ होना, ये आई थिंक इसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जी, इसी तरह से डॉक्टर साहब, एक तो वही है कि आप रिसर्च में हैं और ऑब्वियसली नई रिसर्च इस फील्ड में हर दिन चलेगी क्योंकि इसका इस्तेमाल बढ़ भी रहा है और इसमें अभी बहुत ऑप्शन है टू एक्सप्लोर। तो क्या लेटेस्ट काम चल रहा है बैटरीज़ के ऊपर? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, सिंस वी आर, आपने कहा खुद ही कि हम एक एनर्जी रिच, सोलर एनर्जी रिच कंट्री हैं, तो बैटरीज के कनेक्शन में अगर देखा जाए तो किस तरह से हम इस बैटरीज का इस्तेमाल करके हमारी ये सोलर रिचनेस जो है इसको यूज़ कर सकते हैं? सोलर पैनल जो है वो कन्वर्ट तो कर देंगे, हाँ जी, हम यूज़ भी कर लेंगे, डे में हम यूज़ कर सकते हैं। बट जब भी हमारा नाइट सिचुएशंस है, हमारे वेदर, हमारा जो फ्लक्चुएशंस रहती हैं, रेन सीजन है, हमारा वेदर कितना चेंज होता है,
तब भी तो हमें कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए। तो उसका एक ही हमारे पास है अल्टरनेटिव कि हम इन सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर दे बैटरी के साथ, एक इंटीग्रेटेड, हम एक वर्ड मैं यूज़ करूँगी कि हम उनको जोड़ दें, हाइब्रिड बना लें, ताकि वो पावर सप्लाई हमें कंटिन्यूस यूज़ होती रहे। तो हम, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि फ्लो, रिडॉक्स फ्लो बैटरीज है जो कि लार्ज स्केल में करते हैं। हम इसके थ्रू हम लार्ज स्केल में तो नहीं कर सकते हैं, बट आई थिंक हमारी जो डेली लाइफ में जो हाउस होल्ड चीज़ें हैं, हमारे घर में, हमारे लिविंग्स में हम यूज़ करते हैं, हम फ़ोन बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ तो हम एटलीस्ट हम ये यूज़ कर सकते हैं। उतना इंटीग्रेशन किया जा सकता है उतना हम कर हाइब्रिड सकते मॉडल हैं के साथ, और वो बैटरीज के साथ ही पॉसिबल। हाँ, वो बैटरी के साथ ही पॉसिबल है। जी। सो आज समय इतना ही इजाज़त दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाने की कोशिश की है, जो हमारे सुनने वाले, देखने वाले व्यूअर्स के काम भी आएंगे। बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। बैटरीज़ को हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, बच्चे भी उनको तोड़ के खेलने की कोशिश करते हैं जब वो वेस्ट हो जाती हैं, बट वो कितना डेंजरस है ये हमारी नॉलेज में नहीं होता है, जो आज हमारे इस माध्यम से आप तक पहुंचा होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे ये 2 टॉपिक आज समझ में भी आए होंगे और इनका फ्यूचर भी सबके ध्यान में आया होगा। आपका स्टूडियो में आकर इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नकवी। और आप सबका भी, आप हमें रिपीट पे देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। आज यहाँ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।